नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पॉलिटिकल नॉलेज। आज पॉलिटिकल थ्योरी के लेक्चर नंबर 4 के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के 3 लेक्चर्स मैं ले चुका हूँ जो कि पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक के ऊपर हैं और आप उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। जब आप उन लेक्चर्स को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कंटेंट जो आपको दिया गया है वह एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। आज भी मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका नाम है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे डिक्लाइन की और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिवाइवल की, पुनरुत्थान की। तो डिक्लाइन के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यवहारवादी क्या तर्क देते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन के ऊपर। उसके बाद परंपरावादी अपने डिफेंस में क्या बोलते हैं उसको देखेंगे। उसके बाद कुछ विचारक हैं जो अपने विचार देते हैं पतन से संबंधित, उनको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे राजनीतिक सिद्धांत के पतन के समर्थकों की एक लिस्ट मैंने इसमें दी है। कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से पतन के समर्थक हैं और कौन कौन से नहीं हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे डेविड ईस्टन, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को लेकर। उनके पतन के क्या कारण बताए हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फ्रेड कोवा को कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने अल्फ्रेड कोवा को इसमें नहीं लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फ्रेड कोवा को भी कवर कर लेंगे और पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के पतन और उत्थान का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कहाँ से ये विवाद उठा। तो 1950 के दशक में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय था, सेकेंड वर्ल्ड वार का बाद डेविड ईस्टन ने इस विवाद को बहुत ज़्यादा उठाया। उनका एक लेख आया था डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इस लेख ने सबसे पहले पतन की चर्चा की राजनीतिक सिद्धांतों की। तो 1950 से 1960 के दशक में परंपरावाद और व्यवहारवाद के बीच में यह विवाद उठा और एक ओर था प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि भविष्य में राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता अब नहीं रह गई है। कुछ एक परंपरावादी भी थे, अधिकांश ब्रिटेन के विद्वान थे। वो कह रहे थे कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन पर संदेह व्यक्त किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि भविष्य में भी राजनीतिक सिद्धांतों की आवश्यकता है। तो परंपरावादी एक तरफ खड़े हो गए और दूसरी तरफ व्यवहारवादी खड़े हो गए। परंपरावादी कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन नहीं हुआ है और दूसरी तरफ व्यवहारवादी कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो चुका है। तो जो अंग्रेजी परंपरावादी थे और अमेरिका के व्यवहारवादी थे, उनके मध्य में ये विवाद राजनीति की अध्ययन पद्धतियों को लेकर हुआ था, क्योंकि दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों का और मानकात्मक अध्ययन पद्धतियों का उपयोग करता है परंपरावाद। हम पहले इसके लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। और जो व्यवहारवाद है वो वैज्ञानिक पद्धतियों की ओर बल देता है और कहता है कि मूल्यों की कोई आवश्यकता नहीं है राजनीतिक विज्ञान में और हमें तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। परंपरावादी जो हैं वे अपने विश्लेषण में मानकीय, ऐतिहासिक, दार्शनिक, वैचारिक पद्धति को उपयोग में लेते हैं। वहीं व्यवहारवादी वैज्ञानिक, अनुभविक, प्रत्यक्षवादी और विश्लेषणात्मक पद्धति पर बल देते हैं। तो व्यवहारवादियों का जो तर्क है वो देख लेते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को लेकर व्यवहारवादी क्या तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि नैतिक सापेक्षतावाद आ गया है इस दर्शन के अंतर्गत। यह नैतिकता के सापेक्ष चलता है, इस वजह से यह एक सार्वभौमिक नियम नहीं बना सकता, क्योंकि नैतिकता के जो मायने होते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होते हैं, प्रत्येक देश और काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए नैतिकता सापेक्षवाद नहीं चल सकता, ये व्यवहारवादियों का एक तर्क था। दूसरी तरफ वो कहते थे कि बहुतथ्यवाद आ गया है, हाइपर फैक्चुअलिज्म आ गया है, जो कि एक अन्य कमजोरी है इस दार्शनिक परंपरावादी पद्धति की। दूसरी तरफ वो एक
बात और कहते हैं कि अति इतिहासवाद से भी ग्रसित है कहीं ना कहीं यह दार्शनिक उपागम। परंपरावादी जो सोच है वह अपर्याप्त हो चुकी है, क्योंकि यह परंपरावादी जो सोच है वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका अनुमान लगाने में असमर्थ रही है। जिस प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जिस प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इनकी कहीं ना कहीं भविष्यवाणी नहीं कर पाई है अध्ययन पद्धति। और फांसीवाद आया, नाजीवाद आया, इनकी भी कोई भविष्यवाणी नहीं की, इसलिए इसकी सार्थकता अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, यह व्यवहारवादियों का कहना था। परंपरावादी क्या कुछ कह रहे हैं अपने डिफेंस में, वो देख लेते हैं। परंपरावादी कहते हैं कि व्यवहारवादी जो हैं वह बहुत ज़्यादा तथ्यों पर और आंकड़ों पर बल देते हैं, जो कि राजनीतिक सिद्धांत में सही नहीं है। अति वैज्ञानिकता ने व्यवहारवाद को खोखला बना दिया है, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिकता पे ये बल दे रहे हैं, और जो प्राकृतिक विज्ञान है उसे सामाजिक विज्ञान में यूज करने का ये प्रयास कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं मानते हैं परंपरावादी। व्यवहारवादी विकासशील देशों की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। जो विकासशील देश, जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो कि उभर कर आए सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनीज से मुक्त कराया गया और उपनिवेशवाद से मुक्त कराया गया, उसके बाद वो थर्ड वर्ल्ड की कैटेगरी में आए, तो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है ये व्यवहारवाद। उनकी समस्याएं क्या हैं, क्योंकि नए नए राष्ट्र उभरे हैं, उनमें कुछ अलग समस्याएं हैं, लेकिन व्यवहारवाद तो सिर्फ अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज़ को दृष्टि में ध्यान में रखते हुए समस्याओं को देखता है और उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसा परंपरावादियों का कहना था। व्यवहारवाद अपने नए तथ्य राजनीतिक वास्तविकता को समझने में असमर्थ रहे हैं। राजनीति की जो वास्तविकता है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्या वास्तविकता में ग्राउंड लेवल में क्या कंडीशंस हैं, उनको समझने में व्यवहारवाद बिल्कुल असमर्थ रहा है। यह भी परंपरावादियों का एक आक्षेप था। तो अब हम समझते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत से पतन संबंधी कौन कौन से विचारकों के क्या क्या विचार रहे हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से ये वाली स्लाइड होने वाली है। आप इसे ध्यान से देखें और इसे पढ़ें और इसे समझने का प्रयास करें, और एक क्वेश्चन निश्चित रूप से इससे आ सकता है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोवान कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो चुका है। रॉबर्ट डहेल और पीटर लासलेट कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु हो चुकी है, मृतप्राय हो चुके हैं। दोनों ही कहते हैं, पीटर डहेल भी कहते हैं रॉबर्ट डहेल भी कहते हैं और पीटर लासलेट भी कहते हैं। बर्लिन, ब्लांडेल और लियो स्ट्रॉस ये कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मर रहा है और ना ही मृतप्राय है। तो ये तीनों ही परंपरावाद को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं, डिफेंस में कह रहे हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ना तो मर रहा है और ना ही यह मर सकता है, ना ही यह मृत प्राय है। रॉबर्ट डहेल कह रहे हैं कि आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यंत्र मर रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कोटेशन है रॉबर्ट डहेल की कि आंग्ल भाषा जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यंत्र वह मर रहा है धीरे धीरे। रीमर क्या कहते हैं? रीमर का बहुत ही फेमस ये क्यों कथन है और कई बार आ चुका है कि डॉग हाउस में चला गया है। ये शब्द याद रखना है, डॉग हाउस में चला गया है राजनीतिक सिद्धांत। कौन कहता है? रीमर कहता है। रीमर कहता है कि ये डॉग हाउस में चला गया है, और डॉग हाउस में अगर कोई चीज़ चले जाती है तो उसका डॉग क्या हालत करेंगे वो तो आपको पता ही है, इसलिए लगभग मर चुका है, ये कहना चाहते हैं रीमर। लिपसेट बिल्कुल ही अलग बात बोलते हैं। पॉलिटिकल मैन उनकी पुस्तक है, 1959 में आई। उन्होंने कहा कि हमें अब और कोई भी मूल्यों की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मानव जाति को उच्चतम बिंदु तक पहुंचाने के लिए जिन भी मान्य मूल्यों की जरूरत थी वह हमने प्राप्त कर लिए हैं, और यह सभी मूल्य आपको मिल जाएंगे यूएसए की संस्कृति में। तो उनका कहना यह था कि अमेरिका ने सभी उच्चतम मूल्यों को प्राप्त कर लिया है और अब नए सिद्धांत और नए मूल्यों की तलाश बेकार है, इसलिए सिद्धांतों का पतन हो चुका है। लियो स्ट्रॉस कहते हैं
कि राजनीतिक सिद्धांत पतन और शायद निधन की स्थिति में हो सकता है, लेकिन पूर्णतः अदृश्य नहीं हो सकता। तो यह भी एक परंपरावादी विचारक हैं। बर्लिन कहते हैं कि राजनीतिक दर्शन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, यह बर्लिन का कहना है। आगे देखते हैं क्रिकपैट्रिक, PH पैट्रिक नहीं है, ये क्रिकपैट्रिक है, माफ़ी चाहूँगा, इसे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यह थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप देख लीजिएगा। ये क्रिकपैट्रिक है, क्रिकपैट्रिक। यदि पुरातन राजनीतिक सिद्धांत मृत्यु के मुख में पहुंच गया है तो इसका दोषारोपण लोकतंत्र की विजय पर किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये जो लोकतंत्र की विजय के चक्कर में कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, राजनीतिक सिद्धांतों को मार दिया है। हालांकि ये जो आक्षेप है ये लगाया जा रहा है अमेरिका पे। अमेरिका ने क्या किया कि थोड़ा सा एक जो कोल्ड वार था उसमें एक बहस छिड़ गई थी कि उदार लोकतंत्र और साम्यवाद के लिए। तो उदार लोकतंत्र को बिल्कुल टॉप पर पहुंचाने के लिए उसकी इसका एक उच्चतम उसको प्रमाणित करने के लिए कि यह सबसे बेस्ट एक शासन पद्धति है, जो अमेरिका के विद्वान थे उन्होंने सभी ने यह बल दिया, और सभी जो भी अमेरिकन थिंकर हैं ज़्यादातर इसी बात पे बल देते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, परंपरावादी सिद्धांत मर चुका है, दर्शन को कहीं ना कहीं विलुप्त करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो दर्शन होता है वह नए विचारों को जन्म देता है, और नए विचार जैसे कि जो मार्क्सवाद है, साम्यवाद है, जो समानता जैसे मूल्यों पर बल देकर कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास कर रहे थे, तो वहीं अमेरिका जैसे जो देश हैं वह लोकतंत्र को फैलाने का प्रयास कर रहे थे, उदार लोकतंत्र को फैलाने का प्रयास कर रहे थे और उसकी सर्वोच्चता को साबित करने का प्रयास कर रहे थे। तो उसी चक्कर में इन्होंने क्या किया, राजनीतिक सिद्धांत को मृत घोषित कर दिया। क्रिकपैट्रिक यही कहना चाहते हैं कि पुरातन राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु के मुख में पहुंच गया है, इसका दोषारोपण लोकतंत्र की विजय पर किया जाना चाहिए। आयरस मैरियम यंग ने जॉन रॉल्स की एक कृति है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसको माना कि इस जो पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इससे हो गया है राजनीतिक सिद्धांतों का पुनर्जन्म। सीधा ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विचारक ने ए थ्योरी ऑफ जस्टिस को राजनीतिक सिद्धांतों के पुनर्जन्म का कारण माना है? तो आंसर क्या है, आयरस मैरियम यंग। तो उससे आगे चलते हैं, इनकी पुस्तक देख लेते हैं, द पॉलिटिक्स जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंसेस, 1990 में आयरस मैरियम यंग की पुस्तक आई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद थर्सरवे और गोल्ड ने कहा है कि हमने जो देखा है वह राजनीतिक सिद्धांत की मृत्यु नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक विश्लेषणात्मक दर्शन की मृत्यु है जो नाजुक परिस्थितियों में राजनीतिक समस्याओं का विश्लेषण करने में असमर्थ है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि किसी सिद्धांत की हत्या तथ्यों द्वारा होती है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए, किसी भी सिद्धांत हो उसकी हत्या तथ्यों द्वारा होती है, यह हर्बर्ट स्पेंसर का कथन है। इसके आगे चलते हैं, कुछ प्रवृत्तियां को देख लेते हैं हम, कोई कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन को बढ़ावा दिया है। सबसे पहले देखते हैं विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो कार्ल मार्क्स ने घोषणा की कि उनका इरादा विश्व की व्याख्या करना नहीं है बल्कि उसे बदलना है, तो उन्होंने सिद्धांत और व्यवहार के बीच में अंतर को समाप्त कर दिया। तो यह एक प्रमुख कारण रहा है राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का, जहाँ पे सिद्धांत और व्यवहार के बीच के अंतर को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। दूसरा कारण है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद ने के जो जनक हैं वो माने जाते हैं ऑगस्ट कांटे, और इन्होंने बहुत ज़्यादा बल दे दिया तथ्यों के ऊपर, अनुभववाद के ऊपर। जब इन्होंने तथ्यों के ऊपर, अनुभववाद के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बल दिया तो कहीं ना कहीं इन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को समाप्त कर दिया। तीसरा जो प्रवृत्ति आती है वो प्रत्यक्षवाद के बाद आया नव प्रत्यक्षवाद।
जिसे हम तार्किक प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, और यह बिल्कुल अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है वियना सर्किल से। सीधा ही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद कौन से स्कूल से संबंधित है, तो वियना सर्किल से संबंधित है। और मैक्स वेबर जो कि वियना सर्कल से संबंधित तो नहीं है, लेकिन यह तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। मैक्स वेबर वियना सर्कल से संबंधित कुछ विद्वान हैं हमारे, जैसे कि लुडविग विट्जेंस्टाइन हैं, मॉरिस सिल्क हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है भाषा शास्त्रीय दर्शन। तो भाषा शास्त्रीय दर्शन में आप लुडविग विट्जेंस्टाइन को पढ़ेंगे। कई बार सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि लुडविग विट्जेंस्टाइन किससे संबंधित हैं, तो भाषा शास्त्री हैं ये एक। तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतों के पतन को बढ़ावा दिया है, और व्यवहारवाद ने तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन को बढ़ावा दिया ही है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ समर्थक विचारक जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के समर्थक हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है डेविड ईस्टन, जिसकी आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद अल्फ्रेड कोबा, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। पीटर लासलेट, रॉबर्ट डहेल, सिमोर लिप्सेट और दांते जर्मेनो, ये हैं समर्थक विचारक राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के। तो अब हम चर्चा करेंगे डेविड ईस्टन, और अब हम अंत तक डेविड ईस्टन को ही पढ़ेंगे, और डेविड ईस्टन ने कौन कौन से कारण बताए हैं उनको संक्षेप में बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के निम्न कारण बताए हैं, 5 कारण बताए हैं, और इन 5 कारणों को बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझ लेना है, रट लेना है। सीधा ही क्वेश्चन इनसे बनता है कि डेविड ईस्टन ने निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन का नहीं बताया है। तो सबसे पहला कारण बताया है इतिहासवाद को, उसके बाद बताया है नैतिक सापेक्षतावाद को, उसके बाद बताया है अति तथ्यवाद को, उसके बाद बताया है विज्ञान व सिद्धांत के प्रति संशय को, उसके बाद बताया है नए सिद्धांत के निर्माण की कहीं ना कहीं क्या की गई है, उपेक्षा की गई है। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहासवाद के बारे में डेविड ईस्टन का क्या कहना है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि सिद्धांतों के जो पतन है उसका मूल कारण है इतिहासवाद को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ावा देना। यानी कि इतिहास में जो घटित हो चुका है उसकी चर्चा होती है, उसकी व्याख्या होती है, उसका एनालिसिस होता है, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा उसकी चर्चा होती है। लेकिन वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका क्या समाधान निकाला जा सकता है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसी कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसी कुछ सालों बाद सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, फांसीवाद आया, नाजीवाद आया, लेकिन इन समस्याओं की ओर किसी का ध्यान नहीं है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतवादी जो है वो इतिहास पे बल दिए जा रहे हैं। प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, उनका न्याय का सिद्धांत क्या है, उसकी बिल्कुल एनालिसिस करे जा रहे हैं। और वर्तमान से एक उनका क्या है, उन्होंने लगभग वर्तमान को एक तरह से इग्नोर कर दिया है, एक तरह से बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। तो डेविड ईस्टन ने इतिहासवाद को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। एक तो है संस्थावादी, दूसरा है अंत्यक्रियावादी, तीसरा है भौतिकतावादी, और चौथा है मूल्यवादी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आजकल। क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हो गया है कि डेविड ईस्टन ने कौन कौन से निम्न कारण बताए हैं, बहुत बार पूछ लिया गया है, तो लगभग सबने इसको रट लिया है। अब क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है कि इतिहासवाद के अंदर कौन कौन से प्रकार डेविड ईस्टन ने बताए हैं। तो इतिहासवाद के अंतर्गत बताते हैं डेविड ईस्टन संस्थावादी को, दूसरे हैं अंत्यक्रियावादी, तीसरे हैं भौतिकतावादी, और चौथे हैं मूल्यवादी। संस्थावादी के अंतर्गत वह 2 लोगों को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए, इतिहासवाद है कारण माना, इतिहासवाद के अंतर्गत 4 कारण माने, संस्थावादी, अंत्यक्रियावादी, भौतिकतावादी और मूल्यवादी। संस्थावादी के लिए जिम्मेदार वो पहले जो संस्थावादी है उसके लिए कारण मानते हैं कार्लाइल और मैकलेवन को। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मिलान करने के लिए आ जाता है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, सभी को दे देंगे और एक में को नाम परिवर्तित कर देंगे या इंटरचेंज कर देंगे, और वो पूछ सकते हैं कि कौन सा गलत सम्मिलित है या फिर उनको सही सम्मिलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि संस्थावादी के लिए डेविड ईस्टन जिम्मेदार मानता है कार्लाइल को,
और मैकलेवन को। ये आपको याद रखना है। वैसे संस्थावादियों को क्यों जिम्मेदार मानता है डेविड स्टर्न, इस पर भी हम थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि डेविड स्टर्न कहते हैं कि जो संस्थावादी हैं उन्होंने संस्थाओं के विकास पर तो चर्चा करते हैं ये, लेकिन संस्थाओं का विकास का जो वर्तमान घटनाक्रम है वह किस प्रकार प्रभावित करता है यह नहीं बताते हैं। कि जो संस्थाएं हैं उनका जो विकास है वह वर्तमान घटनाक्रम को किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसकी चर्चा वह नहीं करते हैं। वह चर्चा करते हैं बस संस्थाओं के विकास की, कि संस्थाओं का विकास किस प्रकार से हुआ, प्राचीन काल में संस्थाएं किस प्रकार से थी, फिर मध्यकाल में किस प्रकार की संस्थाएं आई और वर्तमान काल में किस प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं। इसका तो करते हैं, लेकिन वर्तमान के घटनाक्रम को किस प्रकार से संस्थाओं का विकास प्रभावित करता है इसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं अंतःक्रियावादी। अंतःक्रियावादी के लिए जिम्मेदार मानता है वह एलन को। होता क्या है ये अंतःक्रियावाद? देखिए, उन राजनीतिक विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं अंतःक्रियावादी जिसके अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं के साथ वह अंतःक्रिया कर उन्हें प्रभावित करते हैं। जो विचार संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं और संस्थाओं को प्रभावित करते हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं अंतःक्रियावादी। उन विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं अंतःक्रियावादी। अतः यह नवीन जो मूल्य होते हैं, सिद्धांतों को कोई महत्व नहीं देते, यह कहना है डेविड स्टर्न का। जो नए मूल्य हैं, जो नए सिद्धांत हैं, उनके निर्माण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका इनकी नहीं रही है। सिर्फ उन विचारों को महत्वपूर्ण मानते हैं जो कि संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो यह अंतःक्रियावादी हैं, जो कि एलन इसमें मुख्य हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है भौतिकतावाद। भौतिकतावाद के लिए डनिंग और सैवाइन को जिम्मेदार माना है ईस्टर्न ने। क्या कहते हैं? ईस्टर्न कहते हैं कि ये जो डनिंग और सैवाइन हैं, इन जैसे विचारक, उन सभी विचारकों के विचार अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं और यह राजनीतिक विचारों को प्रभावित करने वाली ऐतिहासिक परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देते हैं। उन ऐतिहासिक परिस्थितियों के अध्ययन पर बल देते हैं ये जिन ऐतिहासिक परिस्थितियों को वर्तमान में लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी विचार है वह अपनी परिस्थिति के अनुसार बनाए गए हैं। मध्यकाल में जो भी विचार बनाए गए वह उनकी परिस्थिति के अनुसार बनाए गए थे। उन विचारों को आप वर्तमान में लागू नहीं कर सकते। तो ये भौतिकतावादी डनिंग सैवाइन जितने भी आप पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे डनिंग और सैवाइन को, तो उनके जो कोटेशंस हैं वह प्लेटो के ऊपर मिलेंगी, वह अरस्तू के ऊपर मिलेंगी, रूसो के ऊपर मिलेंगी, मिल के ऊपर मिलेंगी, है ना, तो हॉब्स के ऊपर मिलेंगी। तो इन्होंने क्या किया है, डनिंग और सैवाइन ने सिर्फ उनको पढ़ा है और उनकी व्याख्या की है कि उन्होंने न्याय के बारे में क्या कहा, उन्होंने समानता के बारे में क्या कहा, उन्होंने अरस्तू का वितरणात्मक न्याय, है ना, इनकी चर्चा की है। वर्तमान परिस्थिति में उनको लागू नहीं किया जा सकता, तो उनको डिस्क्राइब करने का क्या मतलब? क्या वो आज की डेट में प्रासंगिक हैं? नहीं है। फिर यही कहना था डेविड स्टर्न का कि ये भौतिकतावादी हैं, उन विचारों की चर्चा करते रहते हैं जो इतिहास में घटित हो चुके हैं। अगले हैं मूल्यवादी। मूल्यवादी हैं लिंडसे। तो लिंडसे को मूल्यवादी उसके लिए दोषी माना है, और ये क्या करते हैं कि आधुनिक जो मूल्य हैं जैसे कि लोकतंत्र, न्याय को प्रासंगिक साबित करने के लिए इतिहास से प्रमाण जुटाते हैं। तो आधुनिक जो मूल्य हैं उनको प्रमाणित करने के लिए कहीं ना कहीं इतिहास से प्रमाण जुटाते हैं। और वही बात यहाँ भी लागू होती है कि जो इतिहास है वह इतिहास है, वो अपनी काल और परिस्थिति के अनुसार वहाँ पे बनाए गए थे, तो उनका आज की डेट में क्या प्रासंगिकता, तो उन्हें आज की डेट से कैसे आप प्रासंगिक बना सकते हैं। तो ये चार बताए थे, संस्थावादी, अंतःक्रियावादी, भौतिकतावादी और मूल्यवादी। आगे चलते हैं। नैतिक सापेक्षतावाद दूसरा, पहला इतिहासवाद था, दूसरा नैतिक सापेक्षतावाद था। एक बार रिवाइज देख लेते हैं। इतिहासवाद बताया था, इतिहासवाद के अंतर्गत चार बताए प्रकार, उसके बाद बताया नैतिक सापेक्षतावाद। तो नैतिक सापेक्षतावाद के लिए डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर को डेविड स्टर्न ने नैतिक सापेक्षतावाद के लिए जिम्मेदार ठहराया है। डेविड ह्यूम और मैक्स वेबर ये मूल्यों के प्रति इतने समर्पित थे कि इन्होंने तथ्यों के उल्लंघन के परिणाम पर विचार नहीं किया। डेविड ह्यूम ने
संशयवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने किसी भी प्रकार के सार्वभौम व वस्तुनिष्ठ सत्य की संभावना को नकार दिया कि कोई प्रकार का वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं होता है, कोई प्रकार का सार्वभौमिक सत्य नहीं बना सकते। डेविड ह्यूम ने संशयवाद को इस प्रकार से जन्म दिया। कहीं ना कहीं इन्होंने संशयवाद को जन्म दिया कि हर चीज़ पर संशय किया। कोई भी नियम है जो कि सब सार्वभौमिक नियम है, उस पर क्या किया, संशय किया कि कैसे आप एक नियम को सार्वभौमिक रूप से लागू कर सकते हैं, क्योंकि सभी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सभी की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो कैसे एक नियम को सभी जगह लागू किया जा सकता है। लेकिन व्यवहारवाद तो मास्टर उस पर प्योर साइंस पे बल देता है, और साइंस के जो लॉ होते हैं उनको तो सभी जगह सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देखें कि 2+2=4 होता है, विज्ञान का विषय है, मैथ का विषय है, और सभी जगह 2+2 4 ही होता है। लेकिन न्याय की अगर अवधारणा देखें, समानता की अवधारणा देखें, स्वतंत्रता की अवधारणा देखें, तो क्या जो स्वतंत्रता की वैल्यू आज हमारे यहाँ इंडिया में है, क्या वही स्वतंत्रता की वैल्यू चाइना में है? क्या वही स्वतंत्रता की वैल्यू रूस में है? क्या वही स्वतंत्रता की वैल्यू उत्तर कोरिया में है? नहीं है। एक लोकतांत्रिक देशों में, एक साम्यवादी देशों में यह वैल्यूज अलग अलग होती हैं, अलग अलग इनकी मान्यताएं होती हैं, क्योंकि वहाँ की कंडीशंस के अनुसार वो बदल जाती हैं। तो इसी बात को बताने की प्रयास कर रहे हैं। डेविड स्टन कह रहे हैं कि इन्होंने वस्तुनिष्ठ सत्य की संभावना को नकार दिया, जबकि डेविड स्टन तो विज्ञान पर बल देते हैं, तो वो तो सबके लिए एक जैसे सार्वभौमिक वस्तुनिष्ठ सत्य को बनाने का प्रयास कर रहे थे। वहीं डेविड ह्यूम ने ऐसा नहीं होने दिया, तो उन्हें कहीं ना कहीं जिम्मेदार माना राजनीतिक सिद्धांत के पतन का। मैक्स वेबर ने मूल्यों के प्रति सापेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया, तो उन्हें भी इसके लिए जिम्मेदार बनाया गया। वर्तमान में मूल्यों के बजाय तथ्यों पर बल देने की आवश्यकता है, डेविड स्टन ने ऐसा कहा है, तो राजनीतिक सिद्धांत अप्रासंगिक है। अति तथ्यवाद, तीसरा कारण जो डेविड स्टन ने बताया, अति तथ्यवाद। मुख्य संस्थावादी इसके लिए जो जिम्मेदार माना उसको लॉर्ड ब्राइस थे, और ब्रिटेन से थे, लॉर्ड थे, और जिन्होंने तथ्य तथ्य और तथ्य 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 और अधिक तथ्य, फैक्ट्स फैक्ट्स एंड मोर फैक्ट्स पर बल दिया। डेविड स्टन ने अति तथ्यवाद कहकर जेम्स ब्राइस की आलोचना की और कहा कि जेम्स ब्राइस 19वीं सदी के ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद की उपज हैं। डेविडसन ने कहा कि अति तथ्यवाद की इस प्रवृत्ति को सैद्धांतिक कुपोषण कहा जा सकता है और तथ्यों की निष्प्रयोजकता भी कहा जा सकता है। इस अति तथ्यवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पक्ष प्राय उपेक्षित रहा है। डेविड स्टन अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक स्वतंत्र तो पैदा होता है, किंतु अति तथ्यवादी अतीत से बंधे होने के कारण वह सर्वत्र बंदी है। डेविड स्टन का कथन है कि अमेरिकी जो राजनीतिक वैज्ञानिक है वह स्वतंत्र तो पैदा होता है, लेकिन अति तथ्यवाद के बंधनों से कहीं ना कहीं वह जकड़ा होता है, इसलिए वह हमेशा सर्वत्र सभी जगह बंदी रहता है और तथ्यों पर ही बल देता है। तो अधिक तथ्यों को भी नकार दिया है डेविड स्टन ने, जिससे राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया है। चौथा जो बताते हैं, विज्ञान और सिद्धांत के प्रति संशय, कि क्या विज्ञान है और क्या सिद्धांत है, इसके प्रति एक संशय चला आ रहा है कि क्या विज्ञान में सिद्धांत से अलग किया जा सकता है या सिद्धांत के अंतर्गत ही विज्ञान को लाया जा सकता है। इसके प्रति एक संशय स्टार्टिंग से चला आ रहा है, उसको चौथा कारण है राजनीतिक सिद्धांतों के पतन का। डेविड स्टन के अनुसार सिद्धांतों के पतन का एक जो कारण है वह है आनुभविक वैज्ञानिक शोध के प्रति उदासीनता। कहीं ना कहीं जो अनुभविक, जो अनुभव पे बल देता है, जो अपने जो प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, जिन्हें वह इंद्रियों से महसूस करता है, उसे अनुभववाद कहते हैं। और अनुभविक वैज्ञानिक शोध के प्रति जो उदासीनता है वह कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन का कारण बनी है। वैज्ञानिक व अनुभविक शोध का उद्देश्य है सिद्धांत का निर्माण। राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों ने विज्ञान और सिद्धांत का प्रयोग गलत तरीके से किया है। सर डेविड स्टन के अनुसार अगर शोध के द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्माण नहीं किया जा सकता है और केवल तथ्यों का ढेर खड़ा किया गया
या समरूपता की अनाधुंध खोज की गई हो तो इससे अनगढ़ अनुभववाद की ओर ले जाएगा। ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम इससे प्रीवियस वीडियो में। डेविड स्टर्न प्राकृतिक विज्ञानों की अपरिपक्व और गुलाम मानसिकता से ली गई नकल से सामाजिक विज्ञान विज्ञानवाद का शिकार हो जाएगा। ये डेविड स्टर्न का मानना है कि प्राकृतिक विज्ञानों की अगर हम जो अपरिपक्व और गुलाम मानसिकता है उसकी हूबहू नकल कर लें तो सामाजिक विज्ञान भी विज्ञानवाद का क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नवीन सिद्धांतों के निर्माण की कहीं ना कहीं उपेक्षा की गई और परंपरावादी राजनीतिक शास्त्री एक शताब्दी पूर्व के विचारों से ही उलझे रहे और भविष्य में क्या घटित होने वाला है पर चर्चा नहीं की, अर्थात नवीन राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण की उपेक्षा की गई। कोई भी नए सिद्धांत नहीं बनाए गए, पुराने सिद्धांतों को ही व्याख्या की गई, उनमें ही जो भी कमी थी उनको देखा गया, क्या क्या उनको डिस्क्राइब किया गया, किसने किसके बारे में क्या कहा गया, इस पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया और नवीन सिद्धांतों का कोई निर्माण नहीं किया गया जिसकी परिणति फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के रूप में हुई। नवीन सिद्धांतों के निर्माण की उपेक्षा ने भी राजनीतिक सिद्धांतों का पतन किया। डेविड स्टर्न ने अपनी कृति द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 में कहा कि समकालीन समाज में राजनीतिक सिद्धांतों की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि सिद्धांत कोरे चिंतन मनन पर आधारित हैं और इससे राजनीतिक यथार्थ के गहन निरीक्षण का नितांत अभाव है। तो जो राजनीतिक सिद्धांत हैं उसमें कोई भी चिंतन और मनन नहीं है, जो भी चिंतन मनन है वो कोरा है, वर्तमान परिस्थितियों से रिलेवेंस नहीं है और इसमें गहन निरीक्षण का अभाव पाया जाता है, इसलिए अब कोई प्रासंगिकता इनकी नहीं रह गई है। डेविड स्टर्न कहते हैं कि कार्ल मार्क्स और स्टुअर्ट मिल के बाद कोई भी महान दार्शनिक पैदा नहीं हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स और स्टुअर्ट मिल के बाद कोई भी दार्शनिक पैदा नहीं हुआ है, ऐसा किसने कहा था? डेविड स्टर्न ने। डेविड स्टर्न कहते हैं कि परंपरावाद सिर्फ अटकलबाजी है। डेविड स्टर्न का कहना है कि राजनीतिक विज्ञान के पास उनका विकास और एकीकरण करने तथा वर्तमान संकट और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक भी राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। इसका एक कारण एक शताब्दी पुराने विचारों से चिपके रहना, दूसरा वे कि दिन कोई एक नया राजनीतिक संश्लेषण सिद्धांत देने में असमर्थ है। बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से। अब मैंने ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे कि बार बार रिपीटेशंस क्यों हो रही हैं, तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर द्वारा इनको पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि हमें चीज़ें आती तो हैं लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा जब उसे घुमा कर पूछ लेता है तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आप जब इन्हें एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, अगर वह थोड़ा बहुत घुमाने का प्रयास भी करेगा तो आप उसका पता लगा लेंगे। तो डेविड स्टर्न के मत में अर्थशास्त्रियों ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो समय था उसमें अर्थशास्त्रियों ने, समाज वैज्ञानिकों ने जो बिहेवियर की चर्चा करते हैं, व्यवहार जो मनुष्य के यथार्थ व्यवहार का तो अध्ययन किया था उन्होंने, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसमें कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उन्होंने बिल्कुल भी इस बात की चर्चा नहीं की कि वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कुछ चर्चा की जाए, मानव के व्यवहार के बारे में कुछ चर्चा की जाए, वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कुछ खोजबीन की जाए। और जो विषय थे उन्होंने तो इसकी चर्चा की थी लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसकी कोई चर्चा नहीं की और कहीं ना कहीं इसके लिए फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राजनीतिक विचारकों की काफ़ी आलोचनाएं हुई कि इन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया समाज के जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनके समाधान में। तो इसके लिए भी राजनीतिक सिद्धांतों को कहीं ना कहीं पतन हुआ है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्फ्रेड कोबा की चर्चा करेंगे और रिवाइवल की चर्चा करेंगे। आज हमने पतन की चर्चा की। थैंक्स देखने के लिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें
थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जहां मैं PDF निरंतर रूप से डालता रहता हूं। धन्यवाद।